तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या चीज है और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है उसको उसकी डेली एक्टिविटीज के लिए एज वेल एज ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, मीन्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी वी रिक्वायर सम न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, वाटर। इन सब की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। और ये सब चीजें हम कहाँ से लेते हैं? हम लोग बाहर से लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग वॉक कर रहे हैं, हम लोग किसी से बातचीत कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, एनीथिंग वी आर डूइंग, या फिर सिंपली आप चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक है, यू आर सिंपली सिटिंग ऑन द चेयर, या फिर आप सो रहे हो, तब भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन से दे आर स्टिल फंक्शनिंग, ठीक है, वेदर वी आर स्लीपिंग, हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, हमारे जो इंटेस्टाइन है वो वर्क कर रही है, हार्ट वर्क कर रहा है। तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, हम लोग सो रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं। इट मीन्स हमें एनर्जी की नीड तब भी होगी जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या चीज हो गई? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए उसको इनटेक करने का प्रोसेस और यूटिलाइजेशन, उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर एंड द यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और बॉडी का मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूट्रिशन होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो सबका सेम है, पर इनटेक करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, वो सिंपल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उनको इनटेक करेंगे और उन्हीं को यूटिलाइज करके क्या बना लेते हैं? अपने फूड को वो लोग बना लेते हैं, ठीक है, लाइक ऑटोट्रॉफ। तो ये तो न्यूट्रिशन हमने अगेन टू पार्ट में डिवाइड कर लिया। वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसमें जैसे एग्जांपल हो गए प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं? जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको यूज करते हैं और उनको यूज करके क्या बनाते हैं? दे मेक देयर ओन फूड। नाउ हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि दे कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। वो क्या करेंगे? वो डिपेंड करते हैं किनके ऊपर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब देखिए, जैसे प्लांट्स, जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्लांट्स को ले रहे हैं एज अ फूड तो वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो जैसे कार्निवर्स की बात कर ली, कार्निवर्स क्या करेंगे? कार्निवर्स डायरेक्टली प्लांट्स को तो खा नहीं रहे, पर वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है ऑटोट्रॉप्स पे, यानी प्लांट्स के ऊपर। तो वो सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑब्टेन करते हैं उनका फूड किन से? अदर्स से। तो वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएंगे, लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, फंजाई, लाइक दैट। अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और अच्छे से डीप में समझ लेते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, लाइक ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। अब इसमें क्लोरोफिल का भी यूज होता है और सनलाइट का भी यूज होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और तो ये जो क्लोरोफिल है वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अभी जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी यही हो जाती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय सम ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल। तो यही फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। मतलब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है? तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या चीजें यूज में आ रही है? देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कहां से ले रहा है? वो ले रहा है एनवायरमेंट से थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? आपकी जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती है उस लीव्स पे छोटे छोटे क्या होते हैं?
पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इसकी डिटेल की स्टडी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन हो गया वाटर। वाटर कहां से लेंगे? रूट से लेते हैं। देन दे यूज क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एक प्लास्टिड है, एक कलर पिगमेंट है, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। और सनलाइट का यूज किया जाता है, क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होगी उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहां पर ये कंफ्यूजन है कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर में कि जैसे कहा जाता है कि जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एनिमल्स रेस्पिरेशन में कौन सी गैस इनटेक करते हैं और कौन सी गैस जो होगी वो बाहर निकालते हैं। तो जो गैस इनटेक करते हैं एनिमल्स, आप सबको पता है ऑक्सीजन, और वो कौन सी गैस बाहर रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ जब प्लांट्स की बात आती है और पूछा जाता है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन में कौन सी गैस इनटेक करते हैं और कौन सी गैस बाहर रिलीज करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है। वो कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, बट ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जो प्लांट्स है, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में सेम चीज ही करेगा। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन ही लेगा और CO2 ही रिलीज करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, बट जब हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में जरूर ये होता है कि दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। तो आपको ऑलवेज ये कहना है कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो सब में एक जैसी होती है, ऑक्सीजन इनटेक करना और CO2 को बाहर रिलीज करना। बट फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है या सारे ऑटोट्रॉफ्स में होता है, उसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज करके ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट बना है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर? तो वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। और ये क्या चीज है? ये है इंटरनल एनर्जी रिजर्व। लाइक कभी भी प्लांट्स को किसी भी टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो यहां से उस एनर्जी का यूज कर लेता है। तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, वो क्या करेगा? लाइट एनर्जी को, सनलाइट में से लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब देखिए, इसमें दो अलग अलग सब स्टेप और हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसने क्या किया? इस प्लांट ने जो पहले से ये वाटर ले रखा है, ये जो लाइट एनर्जी है वो इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो किस किस में तोड़ेगा? ये हो गया वाटर। लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी क्लोरोफिल ने, उसने क्या किया? उसको ब्रेक डाउन किया, H+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन गैस होगी वो क्या हो जाएगी? वो रिलीज हो जाएगी। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं, उसका यूज हो जाएगा किसमें? ATP एंड NADPH बनाने में। मतलब ये जो ATP बन रही है वो क्या चीज है? वही है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो हुआ है वो। समझ में आया आपको? तो क्या हुआ है? क्लोरोफिल ने सबसे पहले क्या किया? लाइट एनर्जी को कैप्चर किया। उस लाइट एनर्जी ने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, H+ आयंस बने, देन इलेक्ट्रॉन्स बने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? वो केमिकल एनर्जी बनाने में यूज आएगा, केमिकल एनर्जी से बनेगी। फाइन। तो ये जो केमिकल एनर्जी है बाद में क्या बनाएगी? आपका ग्लूकोज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा वो किससे बनेगा? इस केमिकल एनर्जी से ही बनेगा। और अब नेक्स्ट क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पे ये प्रोसेस होगी कि ये जो CO2 है उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ग्लूकोज में। तो आपकी स्टेप क्या हो गई? फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड क्या हो गया? लाइट एनर्जी क्या कर रही है? उस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रही है, और लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। तो क्या हुआ? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसमें? 4H+ यानी हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ऑक्सीजन। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स जो बने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का यूज किसमें आ रहा है? जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप लिखी है कि लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो रही है? जो वाटर मॉलिक्यूल जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बने, इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है इस केमिकल एनर्जी को बनाने में, ठीक है। तो ये जो ATP दे रखा है ये यही चीज है, यही केमिकल एनर्जी है, और इसका यूज बाद में किसमें होगा? यूज्ड इन मेकिंग ग्लूकोज। अब मैंने बताया कि जो इसमें जो कार्ब्स बन रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। आपको ये दिमाग में रखना, स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है। और एनिमल्स में किस फॉर्म में, जैसे हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ये स्टोर होता है? ये होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो है वो क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। तो ये हो गई आपके फोटोसिंथेसिस की डिफरेंट स्टेप्स। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के 3 इवेंट्स हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अच्छे से इसे समझ लेना है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे फर्स्ट क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो आपके जो ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है उसको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा। उसने एब्जॉर्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो लाइट एनर्जी उसने एब्जॉर्व करी है वो लाइट एनर्जी क्या करेगी, वो लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगी। वो वाटर मॉलिक्यूल जो प्लांट में ऑलरेडी है, प्लांट ने कहां से लिया है, रूट से उसने लिया है। अब वो क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन आयन H+ आयंस, देन इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ऑक्सीजन। नॉर्मली भी से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो स्प्लिट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो गई। अब इनका कहीं ना कहीं यूज है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका यूज होगा किसमें, केमिकल एनर्जी बनाने में। दैट इज द रीजन वी से कि लाइट एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। केमिकल एनर्जी कौन सी हो गई, वो होगी आपकी ATP एंड NADPH जो है वो आपकी केमिकल एनर्जी हो गई है। अब इस हाइड्रोजन का यूज भी होगा। हाइड्रोजन का यूज किस में हो रहा है, ग्लूकोज बनाने में यूज हो रहा है। फाइन। तो जो थर्ड आपका स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज यूजिंग, ये जो आपकी केमिकल एनर्जी बनी उसका यूज कहां हो रहा है, ग्लूकोज बनाने में यूज उसका हो रहा है। तो ये जो केमिकल एनर्जी बनी है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH उसका यूज होगा ग्लूकोज फॉर्म करने में। जो थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज यूजिंग ATP एंड NADPH। फोटोसिंथेसिस की जो ये स्टेप है इसे लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स लाइट। इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लाइट। नाउ ये जो स्टेप्स है वो जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप हो इमीडिएटली। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की, जो रेगिस्तान में पाए जाने वो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिन के टाइम में CO2 नहीं लेते हैं, वो रात के टाइम में CO2 लेते हैं। क्यों, तो एज आई टोल्ड बिफोर कि प्लांट्स की जो लीफ होती है उस लीफ में क्या पाए जाते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या काम आते हैं, वो आते हैं गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है दिन के टाइम में। तो अगर दिन के टाइम में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है, दिन के टाइम में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा या लेगा तो क्या होगा, ये स्टोमेटा खोलना पड़ेगा। और स्टोमेटा अगर खुला मतलब ये पोर्स खुले तो वाटर का भी लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है वो नाइट के टाइम में लेंगे और फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख देंगे। फाइन। अब वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के ऊपर जो एनर्जी ली है वो एनर्जी उसके ऊपर काम करेगी और फिर उसे क्या बनाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और वो कैसे फंक्शन करता है। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। पत्ती की जो आपकी लीफ होती है उस लीफ की सरफेस पे टाइनी छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं। ये जो पोर्स है इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। मतलब ये जो छोटे छोटे पोर है यही स्टोमेटा है। और इस पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज होता है। क्योंकि बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज इन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो इनके ओपन रहने से वाटर भी तो लूज हो सकता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स इन स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, इससे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये एक ओपन स्टोमेटा है, मतलब जो पोर है वो ओपन है। फाइन। तो इसमें क्या चीज है, ये जो आपको दिख रही है ये है गार्ड सेल। गार्ड मीन्स चौकीदार, तो ये वो गार्ड सेल होती है, यानी ये है पोर, ये है स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी आप देखिएगा ये भी क्या है, ये गार्ड सेल है और ये पोर है जो कि क्या है, ये क्लोज है। दिस इज क्लोज। अब ओपन कैसे होगा, क्लोज कैसे होगा, ये किसका फंक्शन है, ये कौन करता है, तो ये करता है गार्ड सेल।
तो ये गार्ड सेल का फंक्शन है कि वो स्टोमेटा को ओपन करेगा और क्लोज करेगा। कब ये ओपन करेगा? ये ओपन तब करेगा जब ये पानी को एब्जॉर्व करेगा। ये एब्जॉर्व करेगा मतलब गार्ड सेल जो होगी वो क्या होगी, वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी तो फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। तो ये क्या है, जो है ये स्टोमेटा वो ओपन हो जाएगा। जब ये गार्ड सेल वाटर को लूज करती है तो क्या हो जाएगी, ये श्रिंक कर देगी और ये जो स्टोमेटल पोर खुला था वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो देखिएगा कि गार्ड सेल जो है वो क्या कर रही है, वो कर रही है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कर रही है। किससे? वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वाटर को लूज करेगी तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा और जो पोर है वो बंद हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको समझना है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों होता है। बिकॉज बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज उस लीफ की सरफेस से हो रहा है, और अगर उस लीफ की सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और वाटर स्टोमेटा पोर ओपन है तो वाटर भी लूज हो सकता है। तो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एंड ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। ये 2 एक्सपेरिमेंट उनको सिलेबस में रखने का जो पर्पस है वो ये है बताने के लिए, जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है वो ये दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। तो हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है, वाटर का यूज हो रहा है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल उसको यूज कर रहा है और क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये शो करने के लिए है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होगी उसका जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर क्लोरोफिल नहीं है तो मींस स्टार्च भी नहीं बनेगा। तो यही हमें क्या करना है, यही प्रूव करना है, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है आपका है वो है ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो स्टार्च बनेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो स्टार्च नहीं बनेगा। हम शुरू करते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से। सबसे फर्स्ट ये वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, वेरीगेटेड लीफ होती है ऐसी पत्तियां आप देखोगे जिसके ऊपर कहीं पे पैचेस लगे हुए, ग्रीन कलर के पैचेस लगे हुए, मतलब उसका कुछ पार्ट तो ग्रीन है और कुछ पार्ट कैसा है, या तो येलो है या फिर व्हाइट है। फॉर एग्जांपल आप मनी प्लांट ले लो, क्रोटॉन्स ले लो, और वो जो ग्रीन है मतलब क्या है, वहां पर क्लोरोफिल है। लाइक इस टाइप की आपको वो लीफ दिखेगी, जहां पर क्लोरोफिल होगा वहीं पर स्टार्च बनेगा। हम बाद में क्या करेंगे, स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन क्या करेगा, जहां पर भी स्टार्च होगा उसको डिटेक्ट करके उसको ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा, हमें पता चल जाएगा कि वहां पर स्टार्च है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ऐसा प्लांट लेना है जिसमें कैसी लीफ हो, वेरीगेटेड लीफ हो, और अब उसे हम क्या करेंगे, उस पूरे प्लांट को 3 से 4 दिन डार्क में रख देंगे, अंधेरे में रख देंगे। वाई? अंधेरे में रखने से क्या होता है, देखिए प्लांट भले अंधेरे में रखो या उजाले में, उसे किस चीज की जरूरत होगी, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर उसे अंधेरे में रख दिया तो एक चीज तो साफ होगी, अंधेरे में रखने से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना बंद हो जाएगी। तो अब वो प्लांट किसका यूज करेगा, वो उस रिजर्व एनर्जी का यूज करेगा जो उसमें सेव है पहले से ही। तो हमने जो वेरीगेटेड लीफ का जो प्लांट लिया था उसमें लीफ का ये जो पोर्शन है जहां पर क्या है, एनर्जी सेव हुई है, ग्लूकोज सेव हुआ है, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो अब वो प्लांट क्या करेगा, अंधेरे में रख दिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, इस स्टार्च का यूज कर लेगा। तो अंधेरे में क्यों रखते हैं हम प्लांट को, फर्स्ट थिंग, ठीक है, अंधेरे में रखेंगे 3 से 4 दिन रखते हैं तो क्या होगा, डी स्टार्चिंग की प्रोसेस होगी। इट मींस वो जो प्लांट है वो इस स्टार्च का यूज करेगा उसकी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो 4 दिन बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर जो स्टार्च का पार्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस प्लांट को 7 से 8 घंटे सनलाइट में रखेंगे। तो अब क्या हुआ, अब स्टार्च बना है, अब फिर से स्टार्च नया बना है उस लीफ में। तो किस पोर्शन में बनेगा, वो उसी पोर्शन में बनेगा जहां पर क्लोरोफिल होगा, वहीं पर वो स्टार्च बनेगा, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही है, सब चीजें अवेलेबल है। तो क्या होगा, उसमें स्टार्च बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेरीगेटेड लीफ ली है तो मतलब स्पेसिफिक जगह पे क्या है, क्लोरोफिल है, तो उस पोर्शन में वापस से क्या बन जाएगा, नया स्टार्च बन जाएगा। अब वहां की हम लोग एक लीफ जो होगी उसको क्या करेंगे, प्लग करेंगे, तोड़ेंगे, और अब उसको एक्सपेरिमेंट करना है अब हमें, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले हम उसे बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। सबसे पहले किस में डालेंगे, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, उसकी जो सेल्स होगी वो हो जाएगी डेड,
मतलब अब आगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी होगी तो वो नहीं होगी, उसकी जो लीफ होगी वो स्मूथ हो जाएगी, आगे की प्रोसेस इजी हो जाएगी। अब उसे हम रखेंगे बॉइलिंग अल्कोहल में। अल्कोहल लेंगे, उसमें से नीचे से पानी रख के, वाटर बॉथ रख के उस अल्कोहल को गर्म करेंगे और इस वेरीगेटेड लीफ है उसको उसके अंदर डालेंगे। क्यों डालेंगे हम अल्कोहल में, क्यों डालेंगे? अल्कोहल में हम लोग इसलिए डालेंगे ताकि इसके ऊपर का ये जो कलर है वो कलर फेड हो जाए, कलर पूरा निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमने किस में डाला? बॉइलिंग वाटर में डाला। देन अब हमने किस में डाला? बॉइलिंग अल्कोहल में डाला। बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला? ताकि वो जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए और उसकी सेल मर जाए, कंप्लीटली डेड हो जाए, ताकि उसमें आगे की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट हम उसे बॉइलिंग अल्कोहल में डालेंगे ताकि उसका कलर जो कलर है वो क्या हो जाए? फेड हो जाएगा। नाउ अब हम इसके ऊपर स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये वेरीगेटेड लीफ थी, अब उसके अंदर स्टार्च तो बना हुआ है पर पता नहीं है कलर कहां पे। हमने स्पेसिफिक जब स्टार्टिंग में लिया था तब यहाँ पे ग्रीन कलर था, पर क्योंकि अब हमने उसको बॉइलिंग अल्कोहल में उसको धो दिया है तो अब ये कलर गायब हो गया है। अब स्टार्च तो बना है, भले कलर गायब हो गया, लेकिन इस जगह पे क्या बना है? इस जगह पे बना है स्टार्च। तो अब जब हम आयोडीन डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्च कहां पे बना। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होगा वो स्टार्च को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है स्टार्च कहां पे। जहां जहां पे स्टार्च होगा वो उसको क्या कर देगा? उसको ब्लू कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का बना देगा। फाइन, तो अब हम लास्ट में उस लीफ पे हम क्या डालेंगे? आयोडीन डालेंगे। तो जहां जहां पर भी स्टार्च बना होगा वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया। देखिए स्टार्टिंग में हमने जो ये ली थी लीफ वो ग्रीन कलर की थी, बाद में भले ही वो बॉइलिंग अल्कोहल में डालने के बाद क्या हो गया? ये ग्रीन कलर फेड हो गया, पर क्योंकि इसमें स्टार्च बना हुआ है तो हम जब आयोडीन टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे तो ये जो पोर्शन जहां पर स्टार्च बना था वो किस कलर का हो गया? ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। इससे ये प्रूव होता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट। अगर यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, इफ सपोज जैसे इस पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं था तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, यहाँ पर स्टार्च नहीं बना। जिस जिस जगह पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहीं पर स्टार्च बना। स्टार्च कैसे बना? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो जब तक क्लोरोफिल नहीं है तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, स्टार्च नहीं बनेगा। तो जहां जहां पर स्टार्च बना है इट मींस वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है, इट मींस वहां पर क्लोरोफिल है, तभी वहां पर क्या हुई है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ग्लास जार एक्सपेरिमेंट है वो ये शो करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। तो उसमें क्या होगा? आप दो पॉटेड प्लांट लेंगे, गमले से लगे हुए दो प्लांट ले लिए, उसको हमने क्या किया? उसको हमने 3 से 4 घंटे डार्क रूम्स में रख दिया। वापस क्यों रखते हैं हम लोग? अंधेरे में क्यों रखते हैं? अंधेरे में इसलिए रखते हैं कि वो जो प्लांट होगा वो क्या करेगा? वो जितनी भी उसके अंदर स्टार्च पहले से ही बना हुआ है उसको वो यूज कर ले 3-4 दिन में। तो क्योंकि उसको धूप नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। इट मींस किसी टाइप का नया स्टार्च नहीं बनने वाला। अब नहीं बनने वाला तो वो क्या करेगा? वो रिजर्व एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में जो अवेलेबल है उसको यूज करना शुरू करेगा और खत्म कर देगा। 4 दिन में स्टार्च जीरो हो जाएगा। अब उन दोनों पोटेड प्लांट्स को डार्क रूम से हम ले आएंगे सनलाइट में और उसके ऊपर क्या डाल देंगे? ग्लास जार डालेंगे। सनलाइट का होना जरूरी है क्योंकि हमें खाली ये जानना है इसमें कि CO2 एसेंशियल है, तो सनलाइट तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। किसी एक जार में हम लोग CO2 उसको अवेलेबल नहीं करवाएंगे। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किसी एक प्लांट को CO2 मिली और किसी एक प्लांट को CO2 नहीं मिली। और अब क्या करना है? किसी एक जार में हमें रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वी हैव टू कीप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इस ग्लास जार में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, तो क्या करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? ग्लास जार में प्रेजेंट जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। हमें दिखाना ही यही है ना कि CO2 इज एसेंशियल। तो किसी एक में हम रख देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसी डिश में, तो वो सारी की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें तो है, दूसरी वाली में है। अब इसे क्या क्या चीजें मिल रही है? इसे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी सारी चीजें मिल रही है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा तो अब क्या किया इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो सिर्फ CO2 नहीं है, बाकी सब है इसके पास। इसके पास सब कुछ है क्योंकि इसके अंदर CO2 भी है, जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी यहां पर है। अब क्या होगा? देखिए, हम लोग प्लांट को कहां से लाए थे? हम लोग प्लांट को लाए थे अंधेरे से। दोनों प्लांट में स्टार्च खत्म हो चुका था। अब हम उसको लाए सनलाइट में ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो। अब इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होना स्टार्ट हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि इसको सब कुछ मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, और प्लांट के अंदर में रूट से उसको वाटर भी मिल रहा है। बोले इसको सारी चीजें मिल रही है, इसको सनलाइट तो मिल रही है पर इसको क्या नहीं मिल रहा है? CO2 नहीं मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि इसमें जब आपने जो प्लांट लिया है उस प्लांट की आप पत्तियों को तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे।
आप इसको रखेंगे लगभग 6-7-8 घंटे उसको सनलाइट में रख देंगे। अब आप इसकी एक एक लीफ को तोड़ के अब आप एक्सपेरिमेंट करो कि स्टार्च किसमें बना किसमें नहीं बना, क्योंकि जब ये सनलाइट में लाए गए थे तब दोनों में स्टार्च 0 था। अब जब इसे लाया गया और इसके ऊपर स्टार्च टेस्ट किया तो पता चला कि स्टार्च किसमें बना है, इसमें, क्योंकि इसकी जो लीफ होगी वो कौन से कलर की हो जाएगी, जहां जहां पर भी क्लोरोफिल होगा ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। इसकी नहीं होगी क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हुई, क्योंकि यहां CO2 थी ही नहीं। तो CO2 की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई तो स्टार्च भी नहीं बना। तो इट्स वेरी सिंपल कि CO2 इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो दोनों आपके एक्सपेरिमेंट है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एंड ग्लास जार एक्सपेरिमेंट, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। और आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है कि इसको बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला जाता है, इसको बॉइलिंग अल्कोहल में क्यों डाल रहे हैं। हम लोग स्टार्च आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट बेसिकली क्या हो रहा है स्टार्च आयोडीन टेस्ट में कि जो आयोडीन है वो डिटेक्ट करता है कि जहां पर भी स्टार्च होगा उसको ब्लू ब्लैक कलर का कर देगा। आप तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which organism cannot produce or prepare their own food from inorganic substances like carbon dioxide in water, they depend on autotrophs or other organisms। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं और ये दूसरे यानी या तो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। तो ये आगे फर्दर हमने डिवाइड कर रखे हैं 3 अलग अलग पार्ट में। फर्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं? दे कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। तो इसमें सारे जितने भी बड़े एनिमल्स वगैरह है, ह्यूमंस है, वो सारे के सारे आ गए। ये क्या कर रहे हैं? ये कंज्यूम एंड इंटरनली ये डाइजेस्ट जो करते हैं फूड, वो क्या करते हैं? इंटरनली ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन एंड अमीबा। नाउ सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? ये फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड। तो क्या करते हैं? ये डेड एनिमल्स या फिर डेड डिकेइंग जो प्लांट सड़े गले जो होते हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं? फीड करते हैं। जैसे हो गया फंजाई, यीस्ट, मोल्ड और मशरूम। ये क्या करेंगे? ये जो प्लांट्स हैं जो सड़े गले से हैं या फिर डेड हो गए या फिर एनिमल्स जो डेड हो गए उनके ऊपर फीड करके उनसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। ये क्या करेंगे? ये फूड को बाहर ही क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर ये क्या करेंगे? न्यूट्रिशन अंदर लेते हैं, ठीक है। ये अंदर नहीं ब्रेक डाउन करेंगे, ये क्या करेंगे? फूड को बाहर ही ये एक एंजाइम सीक्रेट करेंगे जिससे फूड होगा वो बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर वो इंटरनली न्यूट्रिशन ले लेंगे। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। ये क्या होते हैं? ये फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? डेड पे थे, ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे थे। और ये किस पे है? ये फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं? फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे देखा आपके जो माथे की जू है वो क्या होगी? आपके सर पे चिपक जाएगी और वहां से वो क्या करेगी? ब्लड को सक करेगी। इससे आगे अब हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। हर किसी ऑर्गेनिज्म का फूड जो इनटेक करने का तरीका भी अलग होगा, डिपेंड करेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरीके का फूड लेता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से फूड इंटेक करेंगे, जो उससे बड़े जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, तो इस हिसाब से जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका फूड इंटेक करने का तरीका भी होगा। कई सारी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो स्टेशनरी फूड खाएंगे, जैसे घास वगैरह खाएंगे। कई सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो स्टेशनरी फूड को नहीं खाएंगे, वो क्या करेंगे? उनको भागना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा। जैसे डियर है तो लॉयन जो है वो डियर के पीछे भाग के वो खड़ा नहीं रहेगा, लॉयन डियर के पीछे भागेगा और उसको पकड़ेगा। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फूड जो लेने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन देयर बॉडी। तो हम पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अपना फूड इंटेक कैसे करता है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करता है देखिएगा, इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जस्ट सिंगल सेल होती है उसमें। तो ये क्या करता है देखिए, दिस इज द फूड पार्टिकल, ये आपका अमीबा हो गया, ये उसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये जहां पर भी फूड पार्टिकल होगा उसके चारों ओर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो होल सरफेस हो गया और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, ठीक है, इस तरीके के। इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहेंगे हम लोग स्यूडोपोडिया। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है स्यूडोपोडिया। पी यहाँ साइलेंट है। तो स्यूडोपोडिया में स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग, मतलब एक प्रकार से फॉल्स लेग जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और उस फूड पार्टिकल के चारों, ठीक है। नाउ फूड वैक्यूअल फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा? उसको पूरी तरीके से पैक कर देगा,
ठीक है, जो उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे उसको आगे से क्लोज कर दिया तो अंदर क्या बन गई, अंदर एक वैक्यूल बन गई है। ठीक है, तो ये अमीबा के अंदर क्या बन गया, एक वैक्यूल बन गया। अब इस वैक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर वन, जो भी फूड पार्टिकल उसने इंटेक किया है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उसको किस में तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर वन में, सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देगा। उसके बाद इसके जो साइटोप्लाज्म में है, उस साइटोप्लाज्म में जो सिंपलर सब्सटेंसेज बन गए, जो उसका फूड बन गया है, वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो अमीबा यूज कर लेगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है वो अगेन इसकी सरफेस पे आएगा और फिर क्या किया जाएगा, उसको थ्रोन आउट, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो अमीबा है इसमें आप देखिएगा, इसको आपका स्ट्रक्चर कैसे भी बना सकते हैं क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। आपको ध्यान रखना है इसका सीक्वेंस, ये सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसका सीक्वेंस पूछा गया है, एमसीक्यूज में आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हो रहा है, पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है, फिर फूड वैक्यूल बन रहा है, उस वैक्यूल के अंदर में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है वो सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर में, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या किया जाता है, थ्रोन आउट किया जाता है। तो ये हो गया क्या, न्यूट्रिशन अमीबा में। अब हम पैरामीशियम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में अमीबा के साथ पैरामीशियम भी दिया हुआ है, लेट्स स्टडी पैरामीशियम एज वेल। तो पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, बट उसका जो शेप होता है वो कैसा होगा, वो डेफिनेट शेप होगा। जैसे अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं था, आप किसी भी शेप में उसको ड्रॉ कर सकते क्योंकि उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट एग्जैक्ट नहीं होता। पर जो पैरामीशियम होगा उसकी जो शेप होगी वो कैसी होती है, वो डेफिनेट होती है। तो इसमें कैसे न्यूट्रिशन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज फूड पार्टिकल कहीं पर भी है, सपोज यहाँ फूड पार्टिकल है, यहाँ फूड पार्टिकल है, यहाँ पर है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है। ठीक है, पैरामीशियम में क्या है, एक स्पेसिफिक स्पॉट है। फूड अगर अंदर लेना है तो इसी स्पॉट से लिया जाएगा। अमीबा में ऐसा नहीं था, अमीबा में उसकी जो सरफेस थी, आउटर सरफेस, वहां पर कहीं से भी आपके क्या बन जाएंगे, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फूड को लाना है, ये स्पेसिफिक स्पॉट तक लाया जाता है, चाहे फूड यहाँ पड़ा हो। तो ये क्या होगा, फूड को, ये जो सीलिया है, ये जो इसके चारों ओर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सीलिया। अब ये सीलिया क्या करेगा, इस फूड को यहां तक, इसका जो फूड का मूवमेंट है वो कहां तक लाएगा, उसको इस स्पॉट तक लाने का काम करेगा। इस स्पॉट में आने के बाद फूड उसके अंदर ले लिया जाता है। तो फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट एंड फूड इज रीच देयर बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया। सीलिया के मूवमेंट के द्वारा वो जो फूड होता है वो इस स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचता है, फिर उसको अंदर ले लिया जाता है। इट इज ब्रोकन डाउन एंड देन एब्जॉर्ब। तो अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मींस वी आर गोइंग टू स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। मिस मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।